नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, जब भी वुमेन की सेफ्टी को इम्प्रूव करने की बात आती है, विभिन्न सरकारें या तो नया कानून लेके आती हैं या फिर नया कानून लाने की कोशिश करती हैं। बट ऑलरेडी जो कानून्स हैं, ऑलरेडी जो लॉज हैं, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ही कम सरकारें फोकस करती हैं। जबकि ऑलरेडी हमारा लीगल सिस्टम ऐसा है जिसको अगर इफेक्टिवली हम इन्फोर्स करें तो वुमेन सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी दिशा में महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने भी यही गलती की। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक बिल लेके आई, महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, जैसे स्पेशल कोड्स, मशीनरी, डेफिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दी गई है हरासमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट की, और पनिशमेंट को भी हार्श कर दिया गया है और ज़्यादा सीवियर बना दिया गया है जो आरोपी होंगे सेक्सुअल हरासमेंट के। लेकिन गलती वही की महाराष्ट्र की सरकार ने कि इन प्रोविजंस की आवश्यकता नहीं थी। ऑलरेडी जो प्रोविजंस थे उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करने की आवश्यकता थी। तो अब बिल के जो प्रोविजंस हैं उनको एक एक करके राइटर के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे देखो, बिल में ये प्रोविजन है, अगर किसी महिला के द्वारा गलत कंप्लेंट फाइल की जाती है किसी पुरुष के अलावा, ताकि उसको डिफेम किया जा सके, उसको ह्यूमिलिएट किया जा सके, गलत कंप्लेंट डाल के पैसे हड़पे जा सके, ब्लैकमेलिंग की जा सके, तो फिर उस महिला के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उस महिला को भी पनिशमेंट दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। अब वैसे तो देखो, ये देखने में सही लगता है क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे गलत केसेस सामने आए हैं, मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होता है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में। बट देखो, मिसयूज तो हर एक कानून का होता है, मारपीट का, SC एंड ST एक्ट का, मतलब जो लॉज हैं उनका मिसयूज तो हमारे देश में होता है। ये प्रैक्टिकलिटी है। इसके अलावा सिर्फ एक और कानून है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसमें भी गलत कंप्लेंट फाइल करने पर पनिशमेंट देने का प्रावधान है। राइटर ये कहती हैं, देखो, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं या रेप के केसेस हैं वो बंद कमरों में होते हैं, वहां पे कोई नहीं होता, ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाती। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से आरोपी जो हैं वो एक्विट हो जाते हैं, यानी बरी हो जाते हैं। अब देखो, आरोपी बरी हो गया, इसका मतलब कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट फाइल की थी वो झूठी थी। तो फिर तो जो आरोपी बरी हुआ है वो कंप्लेनेंट के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि देखो, मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट फाइल की गई थी और अब मैं बरी हो गया हूं। तो ये तो एक प्रकार से डेटरेंस का काम करेगा। बहुत सारी महिलाएं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है वो सामने आएंगी ही नहीं, इस पनिशमेंट के डर से वो कंप्लेंट फाइल करेंगी ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगेगा अगर आरोपी पर आरोप साबित नहीं हुए तो कल को मेरे ऊपर ही केस फाइल कर दिया जाएगा कि आपने जो कंप्लेंट फाइल की थी वो झूठी थी। ये गलत है, ये डेटरेंस क्रिएट हो जाएगी और ये गलत हो जाएगा। इवन आरोपी क्या करेंगे, विक्टिम पर दबाव बनाने के लिए कि वो केस वापस ले लें, काउंटर केस फाइल कर देंगे कि जो रिपोर्ट फाइल की गई है कंप्लेनेंट के द्वारा वो झूठी है, तो विक्टिम के ऊपर भी केस चलने लगेगा। तो इससे और ज़्यादा डर पैदा हो जाएगा विक्टिम्स में। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन जिसको लेकर राइटर के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है वो है डेथ पेनल्टी। बिल में रेप के आरोपियों को, एसिड अटैक्स के आरोपियों को और वो पर्सन्स जिन्होंने माइनर का रेप किया है उनको डेथ पेनल्टी देने का प्रावधान किया गया है बिल में। स्पेसिफिकली ये बोला गया है वो ऑफेंस यानी वो अपराध जो नेचर में काफ़ी ज़्यादा हीनियस है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में कंक्लूसिव एविडेंस है और सर्कमस्टांसिस ऐसी हैं जो कहती हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो ऐसे केसेस में आरोपियों को डेथ सेंटेंस दी जाए।
लेकिन देखो इसके जवाब में राइटर ये कहती हैं कि हीनियस क्राइम कौन सा होता है ये कौन तय करेगा। हीनियस क्राइम की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अल्टीमेटली जजेस डिसाइड करेंगे कौन सा जो क्राइम है वो हीनियस है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा देखो काफ़ी सारी रिसर्च ये साबित करती है अगर अपराध के लिए डेथ पेनल्टी दी भी जाती है तो ये एक डेटरेंस का काम नहीं करती है। मतलब डेथ पेनल्टी के डर से अपराधी जो है वो अपराध करना बंद नहीं करता है। इवन अगर देखो रेप के लिए भी सेम सजा और मर्डर के लिए भी सेम सजा, तो फिर तो जो अपराधी है जिसने अपराध किया है वो रेप करके विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे लगेगा कि रेप करने के बाद भी सेम सजा है और मारने के बाद भी सेम सजा है, तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि शायद विक्टिम को मार ही दे, तो इससे नुकसान ज्यादा होगा। इवन देखो ये भी रिसर्च में सामने आया है कि अगर किसी अपराध के लिए डेथ सेंटेंस है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस आरोपी करार देते नहीं हैं विक्टिम को। ये सच है, मतलब आपको अजीब लगेगा लेकिन जजेस को शायद ऐसा लगता होगा कि क्यों किसी को मारा जाए, मतलब क्यों मैं ऐसे ऑर्डर पास करूं कि किसी की हत्या ही हो जाए, उसकी जिंदगी चली जाए, ऐसा शायद कि कुछ जजेस को लगता होगा। तभी रिसर्च में ये सामने आया है अगर अपराध ऐसा है कि जिससे आरोपी को डेथ सेंटेंस मिले तो बहुत सारे ऐसे केसेस में फिर जज अपराधी करार देते नहीं हैं, आरोपी को बरी कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन जिसको लेके क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो है टाइम फ्रेम ऑफ द ट्रायल। ट्रेल लिख रखा है, गलत है, ट्रायल आएगा। टाइम फ्रेम ऑफ ट्रायल। देखो प्रोविजन में ये कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए और ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए 30 दिनों के अंदर अंदर और अपील होनी चाहिए 45 दिनों के अंदर अंदर। हालांकि देखो ये जो प्रोविजंस हैं वो वेल इंटेंशनड है, मतलब इंटेंशंस अच्छी हैं, बट दिक्कत ये है ना रिसोर्सेज नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतना जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, 30 दिनों के अंदर ट्रायल हो जाए। जो सरकारी वकील होता है वो एक ही समय में 100 केसेस लड़ रहा होता है एक साथ, और 15 दिनों के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अथॉरिटीज पे दबाव डालोगे तो वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करेंगे ही नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति कर देंगे इस टाइम फ्रेम को पूरा करने के लिए, और फिर इसका रिजल्ट ये निकलेगा आरोप साबित होंगे नहीं कोर्ट में। देखो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और पॉक्सो एक्ट में भी इसी प्रकार के प्रोविजन किए गए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा कमजोर है कि इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। इसके बाद नेक्स्ट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। देखो कुछ प्रोविजंस तो ऐसे किए गए हैं इस बिल में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। जैसे बिल में एक बात ये कही गई है सेक्शन 354E इंट्रोड्यूस की जाए आईपीसी में यानी इंडियन पिनल कोड में, और ये सेक्शन 354E में होगा क्या, अगर महिलाओं को डराया धमकाया जाता है सोशल मीडिया पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर तो फिर सज़ा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल में कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ये प्रोविज़न ऑलरेडी है तो नया प्रोविज़न करने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार से पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश करने का प्रावधान किया गया है इस बिल में अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ठीक से करना जो कि उनका ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो अगर ठीक से नहीं करते हैं तो उनको भी पनिश करने का प्रोविज़न किया गया है। ये प्रोविज़न भी ऑलरेडी है आईपीसी में। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो इनसिग्निफिकेंट हैं, इनको करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब कि बिल को सोच समझ के, बिल के ड्राफ्ट को सोच समझ के तैयार नहीं किया गया है, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए था। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है देखो कानून तो ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, आवश्यकता है तो एक बहुत ही मजबूत इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म की, डायनामिक जुडिशरी की और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की। वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट जब आई थी निर्भया केस के बाद, उस रिपोर्ट में काफ़ी सारी ऐसी रिकमेंडेशंस दी गई थी जिनको अभी भी नहीं अपनाया गया है। उनमें से एक है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी महाराष्ट्र की असेंबली ने यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा है, तो सिलेक्ट कमेटी जो रिकमेंडेशंस दें उसको अपनाना चाहिए, उसी हिसाब से बिल में फेरबदल करना चाहिए ताकि इफेक्टिव ढंग से वुमेन सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। सिर्फ बातें ना हो और वुमेन सेफ्टी के नाम पे ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कुछ आउटकम भी ना आती हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।